गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध या जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं सहसंयोजक बंध की परिभाषा क्या होती है। सहसंयोजक बंध या जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इस प्रकार बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जैसे हमने पहले पढ़ा था अष्टक नियम में कि या तो वो लेन देन करता है, ठीक है, या फिर वो साझेदारी करता है। तो जब लेन देन करता है तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड, और जब साझेदारी करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए तो उस दौरान बनता है आपका सहसंयोजक बंध। ठीक है, चलिए इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है CH4, CO2 और N2। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे सहसंयोजक बंध बनता है। तो CH4 में देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 6। यदि हम इनका विन्यास निकालें तो 2 और 4, तो जो संयोजी कोश होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसका यदि हम लुईस प्रतीक बनाए तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बन और उसमें इस तरह से 4 उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके संयोजी कोश में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और हमारे पास टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। तो ये 4 हाइड्रोजन हमने चारों दिशाओं में अलग अलग बना दिया और उनका एक एक ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो कार्बन होता है, कार्बन का क्या अष्टक कंप्लीट है, नहीं भाई, इसके अंतिम में केवल कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 8 करने के लिए क्या चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब उसका 8 हो जाएगा, तब जा करके उसका जो अष्टक है वो पूर्ण होगा। ठीक है, तो अब क्या करता है कि यह इस हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो जैसा हम जानते हैं कि ये अपवाद होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है इसके अंतिम कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसको स्थायी होने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन को स्थायी होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में। ठीक है, तो अब क्या करता है, देखो कि ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी कर लेता है। जो साझेदारी करता है, ठीक है, उसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं। तो अब हाइड्रोजन के पास देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये दोनों के लिए गिनती होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी कहलाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि साझेदारी हो रही है। ठीक है, साझेदारी मतलब दोनों का समान रूप से उसमें हक होगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास कितना हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 3 ये 5 हो गया। हाइड्रोजन का देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। अब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी क्या करेगा, एक इस तरह से साझेदारी कर लेगा, इसके साथ भी इस तरह से एक साझेदारी और इसके साथ भी इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए सभी के पास, और कार्बन के पास देखिए एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, इसका भी जो अष्टक है वो पूर्ण हो गया। ठीक है, अब अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर ली। ठीक है, कार्बन ने अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या किया कि चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की इसने साझेदारी कर ली, तो कार्बन का भी कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। ठीक, तो इस तरह से साझेदारी से जो बंध बनेगा उसी बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, और इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं। उसी तरह जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले, जैसे हम ले लिए मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसमें देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 है, 2 और 4, संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का यदि हम देखें तो ऑक्सीजन का होता है 8, संयोजी कोश में इसके होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तब जा करके वो 8 होगा। तो अब उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, अब इनका जैसे लुईस प्रतीक हम देखें तो ये कार्बन हो गया, ये उसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए अंतिम में ये भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया, 2 O2 है, मतलब हम 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो अब ये इस तरह से, तो अब देखिए अब ये क्या करते हैं कि अब अपना कार्बन अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे इन 2 इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी करेगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के पास देखिए कितना हो गया, 2 2 4 और 2 पहले से था 6, जब 2 की साझेदारी करेगा तो इसका हो गया 8 ऑक्सीजन का। उसी तरह से दूसरा तरफ जो ऑक्सीजन है वो भी क्या करेगा, इसमें 6 है, इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन,
तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ इस तरह से ये साझेदारी कर लेगा। ठीक है, अब साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए गिनती होता है, हम जान रहे हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4, 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन का कंप्लीट। इस ऑक्सीजन का देखो तो यहाँ पर भी 2 और 2 4, 2 6, 2 8, इसका भी 8 कंप्लीट है। कार्बन का आप देख लो तो कार्बन का 2 बॉन्ड ये मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड ये मतलब 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दोनों ने, ऑक्सीजन और कार्बन ने अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या करी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने भी इस कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन में हम देखते हैं, नाइट्रोजन का विन्यास क्या होता है, ये 7 हो जाता है, 2 और 5, संयोजी कोष में कितना है, 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, 3 और चाहिए। तो अब ये क्या करता है, देखिए अब N2 है, मतलब हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का यदि हम लुईस संरचना देखें तो क्या हो जाएगा, इस तरह से 3 और 2 5, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इस नाइट्रोजन में भी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, +3, 3 और चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इसके इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये ऐसे साझेदारी कर लेता है, ऐसा। ठीक है, अब आप देखो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन का। यहाँ पर आप देख लो कि 2 2 4 और 2 6, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये टोटल 8। तो इस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक कंप्लीट। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉनों की इन्होंने साझेदारी करी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बंध बना है उस बंध को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन बंधों की संख्या के आधार पर इसको हम नाम देते हैं। जैसे यहां पे देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बंध बना है, एक बंध बना है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर देखिए कि इस और इस कार्बन, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। ठीक है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच भी आप देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं द्विबंध या डबल बंध, द्विबंध ये, या इंग्लिश में हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। और उसी तरह से नाइट्रोजन में आप देखो तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिबंध, या इसको बोला जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों की इन्होंने क्या करी, साझेदारी करी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के बंध बनाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को जैसे यहाँ पर इन्होंने आपस में मिलकर के बांध बनाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा होगा, इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखो कि इसके पास टोटल कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। लेकिन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे भाग नहीं लिया। यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने बंध में भाग लिया। कार्बन के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में भाग लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये और 2 यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बॉन्ड बनाने में, और कार्बन में आप देखो तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने भाग लिया है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन में देखो 6 था, 2 ने भाग लिया, 2 ने भाग नहीं लिया है। किस में भाग नहीं लिया, बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये हमने लिखा है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने क्या किया, बंध में भाग नहीं लिया है, तो इसको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ठीक है, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप कोई भी नाम दे सकते हो। हालांकि लोन पेयर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये नाम ज़्यादा चलता है ना। उसी तरह यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, बंध बना रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जो बंध में भाग ले रहा है उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो बंध में भाग नहीं ले रहा है उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्ड पेयर या फिर अनशेयर्ड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बंधों की संख्या के आधार पर भी इनको एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब सहसंयोजक बंध ही हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनके गुण। तो आइए आगे देखते हैं सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनके कौन कौन से गुण हैं। इससे पहले हम ये जानें कि सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। तो ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंध होगा या जो सहसंयोजी बंध से जुड़े होंगे उनको हम बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आइए देखते हैं इनके गुण। पहला होता है कि जो अधिकांश सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो द्रव या फिर गैसीय अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, साथ ही जो उच्च अणु भार वाले जो यौगिक होते हैं वो मिलेंगे ठोस अवस्था में। ठीक, मतलब ऐसे यौगिक जिनका अणु भार ज़्यादा होगा, जो आकार में बड़े होंगे, उनका जो है वो ठोस अवस्था में आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये जो होता है निम्न होता है, मतलब गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि जो सहसंयोजी अणु है उन अणुओं के बीच में बहुत ही दुर्बल वांडर वाल बंध काम कर रहा होता है। ठीक है, अणुओं के बीच में चूंकि बहुत दुर्बल बंध होता है, इस वजह से उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है, और यही वजह है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट है विलेयता। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय विलायक में या जिसको हम कार्बनिक विलायक कहते हैं उनमें ये आसानी से घुल जाते हैं, जबकि जल में ये अविलेय होते हैं, पानी के साथ ये नहीं घुलते। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि कुछ कार्बनिक कुछ सहसंयोजी यौगिक ऐसे होते हैं जो ध्रुवित अवस्था में होते हैं, जो पोलराइज्ड होते हैं। तो जो पोलराइज्ड होंगे वो पानी में घुल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो शेष जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं वो सब के सब पानी में अविलेय होंगे, अघुलनशील होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चालकता, विद्युत चालकता। तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होता। उसका रीजन है कि ये तो जब इसको हम किसी विलयन के साथ घोलते हैं या इसको पिघलाते हैं, ये जब गलित अवस्था में आता है तो दोनों कंडीशन में इनमें आयनन नहीं होता, मतलब ये आयनों में नहीं टूटते, और चूंकि आयनों में नहीं टूटते इस वजह से इनमें करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाता और ये हो जाते हैं कुचालक। नेक्स्ट कहता है ये दैशिक होते हैं। दैशिक मतलब होता है डायरेक्शनल। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी एक दिशा को इंडिकेट करते हैं। इसका रीजन ये है कि जब इनमें सहसंयोजक बंध बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, उस टाइम जो परमाणु होता है वह पर्टिकुलर किसी दिशा में, ठीक है, उपस्थित होता है, ओरिएंटेड होता है। और यही वजह होती है कि जब ये अणु का निर्माण करते हैं तो उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये डायरेक्शनल होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक दिशा पर ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट कहता है समावयता इनमें उपस्थित होती है। तो देखिए समावयता क्यों होती है, क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी दिशा में ओरिएंटेड होते हैं, इस वजह से क्या होता है ये समावयता भी प्रदर्शित करते हैं, इनमें समावयता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो मंद गति से होती है। मंद गति होने का कारण है कि सहसंयोजी यौगिकों में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें दो चीजें मेन होती है। क्या क्या? पहला कि जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और टूट करके वो नया बंध बनाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इस वजह से क्या है, अभिक्रिया की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, मंद हो जाता है। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें जो अभिक्रिया होती है वो मंद गति से होता है। ठीक है, तो ये था सहसंयोजी यौगिकों के विभिन्न गुण। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।